नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अध्ययन जंक्शन पे, जहाँ पे हम शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे। ये उसी सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। शुरू करते हैं। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, अपूर्ण संप्रेषण एवं प्रभावी संप्रेषण में अंतर बताइए। ये हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अपूर्ण संप्रेषण को एक तरफा संप्रेषण भी कहते हैं और इसमें सिर्फ एक ही पक्ष सक्रिय होता है, जो कि होता है प्रेषक का पक्ष। जबकि प्रभावी संप्रेषण दो तरफा होता है, इसमें दोनों पक्ष सक्रिय होते हैं, ग्राही भी और प्रेषक भी। प्रेषक सेंडर होता है और ग्राही रिसीवर होता है। तो दो तरफा संप्रेषण में दोनों ही पक्ष सक्रिय होते हैं। दोनों में मुख्य अंतर यही है। हमारा अगला प्रश्न है, संप्रेषण संबंधी बाधाएं कौन कौन सी हैं। तो यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो संप्रेषण संबंधी बाधाएं हैं, जिसमें से पहली है शिक्षक का उच्चारण स्पष्ट ना होना। यदि एक शिक्षक स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाता है तो छात्र कभी उसे स्पष्टता से ग्रहण नहीं कर सकते। बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा कि टीचर क्या कह रहा है, तो बच्चे कभी समझ नहीं पाएंगे। दूसरा है बच्चों में रुचि का ना होना। यदि कोई अध्यापक अच्छे से पढ़ा रहा है तब भी अगर बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं तो वह पढ़ाया गया चीज़ उतने अच्छे से प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि किसी भी विषय वस्तु को अच्छे से समझ में आने के लिए सबसे पहले ज़रूरी यह होता है कि बच्चों को उस चीज़ में रुचि हो। तीसरा पॉइंट है शिक्षक का हाव भाव स्पष्ट ना होना। शिक्षक जो बातें बता रहा है तथा उसके हाव भाव के बीच में तारतम्यता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि शिक्षक पढ़ाए कुछ और तथा उसके हाव भाव कुछ और ही बताएं। इसलिए दोनों में अच्छे से तारतम्यता का होना ज़रूरी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रयोग प्रदर्शन विधि मुख्य रूप से किस कार्य के लिए उपयोगी होती है। तो देखिए, प्रयोग प्रदर्शन विधि मुख्यतः विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोगी होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विज्ञान की शिक्षा का आधार ही प्रयोग है। जितना ज़्यादा प्रयोग किया जाता है उतना ही ज़्यादा विज्ञान की विषय वस्तु स्पष्ट होती है। हमारा अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षण वह शिक्षा है जिसमें बालक को केंद्र मानकर शिक्षण किया जाता है। यह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही नवीन चीज़ है। इसमें बालक को आधार माना जाता है। इसमें सारी गतिविधियां बालक के इर्द गिर्द घूमती हैं। एक शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह होता है इसमें कि वह समझे कि उसका बालक किस तरह से समझेगा चीज़ों को, फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपनी टीचिंग उसी तरह से प्लान करे। तो बाल केंद्रित शिक्षण में यही होता है। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण पद्धति के अंतर्गत डाल्टन योजना का प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए, शिक्षण पद्धति के अंतर्गत डाल्टन योजना का प्रतिपादन हेलन पार्कहर्स्ट ने किया था। किस शिक्षण पद्धति में प्रथम बार बच्चों को लिखकर सिखाने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया जाता है। तो यह पद्धति है मॉन्टेसरी पद्धति। इस पद्धति का प्रतिपादन मेरिया मॉन्टेसरी द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बहुकक्षा शिक्षण क्या है। देखिए, जब शिक्षण का कार्य कई क्लास के बच्चों को एक ही क्लास में बैठा करके किया जाता है तो वो बहुकक्षा शिक्षण कहलाता है। बहुकक्षा शिक्षण की नई विधा है। इसमें कई सारे क्लास के बच्चे हम ग्रुप डिवाइड कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट सेकेंड के बच्चों को एक क्लास में तथा थर्ड फोर्थ के बच्चों को एक क्लास में बिठा करके उनका शिक्षण साथ में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्लेवे पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो प्लेवे पुस्तक के लेखक हेनरी कॉल्डवेल कुक हैं। आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, ये टेट सीटेट में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वी.डी. भाटिया के अनुसार प्रेरणा सिद्धांत क्या है। तो उनके अनुसार प्रेरणा का सिद्धांत है, प्रेरणा बालक में रुचि पैदा करता है और जब वह एक बार किसी विषय में रुचि लेने लगता है तो वह उसे ध्यानपूर्वक पढ़ने लगता है अथवा करता है। वह उसमें ध्यानमग्न होकर कोई कार्य करता है। इस प्रकार सीखने का कार्य आसान हो जाता है, चाहे वह आगे कठिन ही क्यों ना हो। देखिए, प्रेरणा के सिद्धांत के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि यदि कोई छात्र कोई कार्य करने के लिए प्रेरित होता है तो वह उस कार्य में रुचि लेता है और वह कठिन से कठिन कार्य को भी
आसानी से कर लेता है। हमारा अगला प्रश्न, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की 2 विशेषताएं बताइए। शिक्षण अधिगम सामग्री को हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल या फिर TLM भी कहते हैं। तो उनकी 2 विशेषताएं बिना लागत की शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे प्राइमरी स्कूलों में रिसोर्सेज की कमी होती है, तो उस हिसाब से अगर कोई शिक्षण अधिगम सामग्री कम से कम दाम में हमें अगर मिल रही है तो वह उसकी एक विशेषता है। अगली है अल्प लागत की शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि पहले तो वो हमें बिना लागत की मिल जाए, और अगर हमें बिना लागत की नहीं मिल रही तो वो कम से कम लागत की होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, किन्हीं 4 शिक्षण सूत्रों के नाम बताइए। तो यह सरल से जटिल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, और भी कई सारे हैं जैसे कि संश्लेषण से विश्लेषण की ओर इत्यादि। आप इनको याद कर लीजिए और आगे इनको डिटेल में समझाया भी जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कहानी सुनते समय शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, कहानी सुनाते समय शिक्षक को का संप्रेषण अच्छा होना चाहिए। अभी थोड़ी ही देर पहले हमने बात की थी कि यदि शिक्षक का संप्रेषण अच्छा नहीं होगा, उसकी भाषा शैली अच्छी नहीं होगी, तो वह बच्चों को कभी अच्छे से नहीं समझा सकता है। दूसरा, उच्चारण शुद्ध एवं स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि छात्र शिक्षक का ही अनुकरण करते हैं। तो यदि शिक्षक ही गलत बोलेगा तो छात्र भी अनुकरण गलत ही करेंगे और वो गलत ही सीखेंगे। तीसरा है, कहानी की भाषा सरल व छात्र के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। हमें किसी कक्षा में कहानी सुनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं वो किस स्तर के हैं, तथा हमें भाषा भी वैसे ही रखनी चाहिए। यदि हम छोटे बच्चों के सामने बहुत कठिन भाषा का प्रयोग करके कहानी सुनाएंगे तो वह उन्हें समझ में नहीं आएगी और वह उनके लिए अरुचिकर भी हो जाएगी, वह उस पर ध्यान नहीं देंगे। हमारा अगला प्रश्न है, TLM का पूरा नाम बताइए तथा इसका उपयोग बताइए। जैसे कि मैंने बताया, TLM का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल या फिर शिक्षण अधिगम सामग्री। इसका उपयोग है कक्षा शिक्षण कार्य को प्रभावशाली एवं रोचक बनाना। यदि TLM का प्रयोग करते रहते हैं तो इससे शिक्षण में नयापन आता रहता है तथा बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, यह इनके लिए रोचक भी हो जाता है। और यदि शिक्षण अधिगम सामग्री बच्चों के डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई होती है तो उन्हें उस चीज़ से जल्दी समझ में आता है, क्योंकि वह उसे रोज़ देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है वह सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है। तो यह सिद्धांत है सूझ का सिद्धांत। हमारा अगला प्रश्न है, PTA तथा MTA का पूरा नाम बताइए। तो PTA का नाम है पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन, अभिभावक अध्यापक संघ। MTA का है मदर टीचर एसोसिएशन, मातृ अध्यापक संघ। देखिए, इन सारे संघों का निर्माण इसीलिए किया गया है ताकि पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में इंटरेक्शन अच्छा हो, बच्चे से रिलेटेड बातें पेरेंट्स टीचर को बता सकें तथा टीचर्स भी बच्चों से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बातें जो पेरेंट्स को पता होनी चाहिए वो उनको बता सकें। हमारा अगला प्रश्न है, गतिविधि से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, गतिविधि वह रुचिकर ढंग है जो अधिगम की प्रक्रिया को रोचक बनाता है। जो भी कार्यकलाप या फिर क्रियाएं एक अध्यापक अपनी कक्षा में कराता है वह सब गतिविधि कहलाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, शिक्षण कौशल वह आधार है जिससे अध्यापक शिक्षण कार्य प्रभावी तथा रोचक ढंग से करता है। इसी संदर्भ में गिच ने अपनी परिभाषा लिखी है, शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपने कक्ष में करता है। आप चाहें तो ये परिभाषा याद भी कर सकते हैं। तो देखिए, शिक्षण कौशल क्या है, वे सारे तरीके या फिर वे सारे उपाय जिनका प्रयोग करके एक शिक्षक अपनी कक्षा में नयापन लाता है, रोचकता लाता है तथा ऐसे उपाय ढूंढता है जिससे वह बच्चों को अच्छे से समझा सके। अब हमारा अगला प्रश्न है, अपेक्षित अधिगम प्रतिफल क्या है। तो न्यूनतम अधिगम स्तर के अंतर्गत निर्धारित दक्षता की संप्राप्ति ही अपेक्षित
अधिगम प्रतिफल कहलाती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, किन्हीं 4 शिक्षण प्रविधियों का नाम बताइए। तो ये हैं प्रश्नोत्तर प्रविधि, गतिविधि प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि, विवरण प्रविधि। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इस वजह से इसमें सिर्फ हम नाम बता रहे हैं। आगे चल के आपको इन्हें डिटेल में भी समझाएंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण की किन्हीं 4 नवीन विधाओं का नाम बताइए। तो वो नई 4 विधाएं हैं, बाल केंद्रित शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण, सहगामी शिक्षण इत्यादि। हमारा अगला प्रश्न है, TLM के लिए कितनी धनराशि देय है। तो ये आप याद कर लीजिए, आपके आगे टेट वगैरह में भी काम आते हैं MCQ में ये सारे क्वेश्चन की। TLM के लिए 500 रुपये धनराशि देय होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, BRC का पूरा क्या नाम है। तो BRC का नाम है ब्लॉक संसाधन केंद्र, इसको इंग्लिश में ब्लॉक रिसोर्स सेंटर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, डाइट का पूरा नाम क्या है। तो डाइट का पूरा नाम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है, इसको इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, NPRC प्रमुख को क्या कहते हैं। तो NPRC प्रमुख का पूरा नाम न्याय पंचायत संसाधन केंद्र है, न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर। हमारा अगला प्रश्न है, NPRC प्रमुख को क्या कहते हैं। तो NPRC प्रमुख को संकुल प्रभारी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव प्रधानाध्यापक होता है। देखिए ये सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अति लघु उत्तरीय में भी आ सकते हैं और ये बहुविकल्पीय प्रश्न में भी बन सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है। तो राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद में है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है। तो राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान भी इलाहाबाद में ही है। अगला प्रश्न है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है। तो राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में है। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान इलाहाबाद में है। आप इन सब में कंफ्यूज मत होइएगा, इन सबको अच्छे से याद करिएगा। मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ है। मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग इलाहाबाद में है। राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ है। राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान लखनऊ में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ है। राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में स्थित है। हमारा आज के लिए आखिरी प्रश्न है, CMAT कहाँ है। CMAT इलाहाबाद में स्थित है। तो आज अब हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चन हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड लक, ध्यान रखिए अपना।